हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। क्या माहौल भाई? बढ़िया हो एकदम। फर्स्ट क्लास हो गया। अरे वाह। कह रहे सर किडनैप हो गए। वाह। क्या क्या गुंडा बनेगा रे तू? चल भाई। एक सेकेंड। हाँ, कुछ होमवर्क दिया था शायद। दिया था क्या? होमवर्क दिया था क्या? ए प्रभु, रुक जा। हम्म। हाँ, दो दो होमवर्क थे। चलो करते हैं सही। पिछली बार। एक दो मिनट देना बेटा। आज थोड़ी सी। हाँ, बारिश बारिश की वजह से लेट हो गए यार। आज पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। और ये होमवर्क था एक तो। ठीक है, एक तो यही था। और एक कोई बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर का था। यस 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 यस, डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आ जाओ। आंसर बोलो फटाफट। पी एक्स और पी एक्स वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गए। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर दोनों पी के एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं तो बताओ क्या बनने वाला है? पाई बॉन्ड बनेगा। करेक्ट है। अगर यहां पर पी एक्स एक्स होता तो क्या बनता बेटा? सिग्मा बनता। ठीक है। जस्टिस, अरे जस्टिस कर लेंगे बेटा। जस्टिस के लिए हम कर रहे हैं सब कुछ। बाकी जस्टिस देना जो कोर्ट के हाथ में होता है ना। न्यायिक प्रक्रिया होती है, एक कानून होता है देश का। ठीक है। और करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगे पड़े सब। तो हमें जस्टिस भी मिलेगा। और बाकी अभी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। चाय पी लेते हैं। अच्छा, एक्स और वाई जीरो ओवरलैपिंग, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए। एमडीजे बताया था, जीरो कर दो। एमडीजे याद है? जिसने रिकॉर्डिंग देखी होगी उसे सब कुछ क्लियर होगा। जेड जेड एक्स, ये वैसा सा ही हो गया। देखो एक्स एक्स वाई, तो ये जेड जेड, अगर यहां जेड होता इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो सिग्मा होता। एक्स हो चाहे वाई हो, यहां क्या होगा बेटा? पाई होगा। पाई जीरो पाई। ठीक है। एक कह रहा है टुडे लास्ट क्लास है, नहीं है। अपना अपन खत्म करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे को यहां पर। मुझे इस वीक में और क्लास लेनी है। अभी सुन लो, क्लियर सुन लो सारे बच्चों का। ठीक है। आपके हक के लिए बोल रहा हूं। आपके ही फायदे के लिए बोल रहा हूं। आज क्लास लूंगा, कल क्लास लूंगा, सैटरडे को क्लास लूंगा और संडे को भी क्लास लूंगा। सैटरडे संडे को मैं भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, 3 3 घंटे वाली हो सकती है। तो कोशिश रहेगी कि इन 4 लेक्चर्स में हम चैप्टर खत्म करें। नहीं भी होता है, सुन लो, नहीं भी होता है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं एक दो क्लास लास्ट वाली रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा। पर मेरा उद्देश्य यह है कि कभी कल को आप वापस रिवाइज करो, 12th में जाके भी अगर 11th को पढ़ो तो आपको कंटेंट की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए कि यार 11th में ऐसा ही पढ़ा दिया था सर ने, अभी इस चैप्टर को हम कहीं ड्रॉपर से देख लेते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मेरा मानना यह है, बाकी आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, है ना। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैंने मैनेजमेंट में भी यही बोला कि बच्चों की छोड़ दो, बच्चे मेरे अपने हैं और मैं उनको जो बोलूंगा वो मान जाएंगे। मैं यहाँ कोई आपको बटरिंग नहीं कर रहा, है ना, मक्खन नहीं लगा रहा। साफ बोल रहा हूँ, ये क्लासेस लूंगा और इसके पास बच भी जाती है तो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूंगा। ठीक है बेटा। फुल सपोर्ट। हाँ, लिख दो इसमें, फुल सपोर्ट।
थैंक यू, दिल से। देखो एस और पी कभी पाई तो नहीं बना सकते, एस और पी जेड, और अगर ये जेड और जेड हो जाए तो फिर मजे मजे सिग्मा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है और वहीं पे अगर आप पी जेड लेते हो, जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वही एक्सिस अगर पी होता है तो इसका मतलब है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लेटा हुआ है। अब लेटा हुआ है इसका मतलब ऐसा है बेटा, तो इसके पास एस आएगा तो कौन सा बनेगा? सिग्मा बनेगा। इसके पास एस आएगा तो कौन सा बनेगा? सिग्मा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये लेटा हुआ है, ठीक है। अगर ये एस और पी एक्स होता या पी वाई होता और यहां पर जेड ही रहता तो हम यहां जीरो लिख देते। एस और एस तो कहीं से भी लाओ, है ना, एस और एस तो याद आया, स्पंज की बॉल ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, कैसे भी मिलाओ, क्या बोलूं मैं? सिग्मा आ जाएगा। पी वाई और डी एक्स वाई, पी और डी का एमडीजे क्या था याद करो, पी और डी का एमडीजे था कि इन दोनों में जो अनकॉमन है वही अगर आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पाई बनेगा, बाकी पे जीरो, बाकी पे जीरो हो जाएगा। तो इसमें देखो ये एक्स है, वाई वाई एक्स, वाई वाई एक्स, एक्स अनकॉमन है, पाई बन जाएगा। क्लियर है? डीएक्स जेड, डीएक्स जेड, तो ये दोनों एक्सिस जो दिख रहे हैं चाहे वो एक्स हो चाहे जेड हो, पाई बनेगा। वाई होता तो क्या बनता बताओ? अगर इंटरन्यूक लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर वाई होता तो क्या बनता? जल्दी बताओ। लास्ट वाले में अगर वाई एक्सिस होता इंटरन्यूक्लियर तो क्या बनता? आप सोच रहे हो? ये क्वेश्चंस अगर मेन एग्जाम में आते हैं तो जो बिना एमडीजे वाले हैं, जो कि मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं, ये अब एमडीजे हो सकता हो, देखो आपको कहीं पे चोरी किए हुए मिल जाए, है ना, क्योंकि 3 साल हो गए हैं पीडब्ल्यू में, तो क्या है स्कीम सारी आउट हो गई है, नोट्स सारे आउट हो गए हैं, तो लोग लगा लेते हैं अब, है ना, तो उनके नोट्स में अब मिल सकते हैं। 3 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, हर जगह ही कंटेंट चला गया, वो एक अलग बात है, छोड़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। मेरे मैं भला करूंगा, वो भी किसी और का भला करेंगे, भला ज्यादा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर इस तरह से नहीं करते हो तो मेन एग्जाम में ये एक सवाल आपके 2 से 3 मिनट खा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको 3D के अंदर अज्यूम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ऐसा हो सकता हो कुछ बच्चे डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को करें, लेकिन निश्चिंत रहिए आपके पास एमडीजे हैं, ठीक है। तो ये काम मैंने कर लिया, आपके लिए एमडीजे बना लिए। मिलेंगे आपको ऐसी चीजें, बहुत जगह मिल जाएंगी जहां पर वो डायरेक्ट आपको आंसर करते हुए दिखेंगे। तो वो अब आ गए हैं मार्केट में, आएंगे ही सही बेटा, 3 साल हो गए, अब तो आना ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये वाला होमवर्क बताओ, ये वाला होमवर्क बताओ। अच्छा, लोन पे रिपल्शन के केस कहां पे गड़बड़ करते हैं? एफ ओ एन सिंगल बॉन्डेड, फोन एफ ओ एन सिंगल बॉन्डेड जब भी होंगे, एफ ओ एन सिंगल बॉन्डेड जब भी होंगे, एफ एफ सिंगल बॉन्डेड, ओ ओ सिंगल बॉन्डेड, एन एन सिंगल बॉन्डेड, वहां पे क्या लगता है बेटा? लोन पे रिपल्शन लगता है। अरे बेटा याद है? चलो, तो वो मैंने केस करवा दिए, वो मैंने हटा दिए, मतलब वो मैंने खुद ही करवा दिए, वो आप खुद ध्यान रखिए, मैंने जब करवाए थे वैसे के वैसे याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा वो। चलो आ जाओ, यहां कार्बन कार्बन में कोई लोन पे रिपल्शन हम नहीं मानेंगे, मैंने कहा एफ ओ एन के लिए वैलिड है, वो भी सिर्फ सिंगल बॉन्डेड पे, आपके लिए बात खत्म। यहां साइड से डायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फिर सिंगल डबल ट्रिपल, ये तो मैंने बहुत पहले करवा दिया था, याद करो, एक सवाल करवाया था मैंने ऐसा, जिसमें मैंने ये जोड़ जोड़ के बताए थे कि अगर ये 200 है तो इसमें 200 और 100 300 हो गए, इसमें 200 प्लस 100 प्लस 100 400 हो गए, ऐसा कुछ करके बताया था। तो ये हम ओवरऑल देखते हैं, लाइक यहां पर अगर इसको ज्यादा लिखा है बेटा तो ये तीनों बॉन्ड को मिलाकर लिखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर इसमें तो पाई आ गया, पाई तो कमजोर होता है सर, बेटा सिग्मा प्लस पाई मिलके तो ज्यादा हो जाएंगे ना, ऐसे। सेम चीज सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है, डबल ट्रिपल, ठीक है, डबल ट्रिपल, ठीक है, सिंगल डबल, ठीक है। अब ये देखो एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई, ये छोटा बॉन्ड है क्योंकि फ्लोरीन छोटा है, ये क्लोरीन थोड़ा बड़ा है, साइज बढ़ती जा रही है, फिर आयोडीन थोड़ा बड़ा है, हाइड्रोजन वही है, और ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो गई, फिर ये लो
तो ये हो जाएगा ऐसा। ओके, चलो कुछ अलग, कुछ ऐसे सवाल जो आपको कहीं डीपीपी मॉड्यूल में भी मिल सकते हैं वो कर लेते हैं। मेरे को याद आ गया अभी, ये रहा O3, क्या है ये O3, और ये रहा अपना O2, और ये रहा अपना H2O2। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इसी होमवर्क में ही अगर आपके पास जगह खाली हो तो कहीं ऐड कर लेना या ऐसे कुछ लिख दो। फिर CO, ये मतलब आपको सवाल मिल जाएंगे इसलिए बता रहा हूं। देखो O3 ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, यहां प्लस यहां माइनस कर दें। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कि ये रेजोनेंस कर सकता है। देखो अभी रेजोनेंस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक में, उसके बाद समझ आएगा। बेटा ऐसे समझ लो कि ये ऐसा भी हो सकता है, इधर आपके माइनस प्लस और इधर डबल हो सकते हैं। और अगर इनको एक साथ देखो, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये क्या है कि इधर उधर शिफ्ट होता रहता है। इसमें रेजोनेंस चलने का मतलब है बेसिकली यहां पे ये जो ऑक्सीजन है और ये जो ऑक्सीजन है और ये जो ऑक्सीजन है, इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है ही, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा पाई दिख रहा है ना आपको, एक पाई बॉन्ड जो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है वो दोनों तरफ घूमता है। तो इसका मतलब है हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि आधा आधा दोनों मान लेते हैं भाई, कभी इधर कभी उधर। तो आप इसको कैसे निकालोगे कि भाई हम थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ मान लेते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये। कैसी स्ट्रक्चर हो गई? हाइब्रिड। तो मुझे ये बताओ कि बेसिकली यहां पे 3 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? टोटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड कितने पेयर्स के बीच में बटे हुए हैं? 1 2। अरे भाई 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये सिर्फ स्पेशल सवाल है। अगर मैं यहां स्पेशल केस में समझा रहा हूं तो आपको इस सवाल पे ध्यान देना है। ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉन्सेप्ट है जो हम हर जगह देखेंगे। अभी इस रेजोनेंस से रिलेटेड चीजें मैं बता रहा हूं। रेजोनेंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले बताएंगे बढ़िया से। हम रेजोनेंस का आर भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते इनऑर्गेनिक वाले, वो पूरा रेजोनेंस अच्छे से पढ़ाते हैं विद कॉन्सेप्ट, हर चीज सिखाएंगे। तो कुछ चीजें देखो है जो थोड़ा सा आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये देखो, अब मुझे बताओ 3 बॉन्ड अगर 2 के बीच में है तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या लिख दूं मैं? बॉन्ड ऑर्डर एवरेज कितना आएगा? क्या 3/2 आएगा? 3/2 मतलब कितना होता है? 1.5। 3/2 का मतलब कितना होता है बेटा? 1.5। ये 1.5 मतलब आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप बोलोगे इस ऑक्सीजन के बीच में 2 हैं, इस ऑक्सीजन के बीच में, इन दोनों के बीच में 1 है। फिर मैंने कहा अब इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया। फिर आपने कहा अच्छा छोड़ो, फिर तो ये वाला बॉन्ड जो है दोनों तरफ बराबर बटा हुआ है। तो हमने दिमाग लगाया कि छोड़ो ना, टोटल बॉन्ड कितने हैं? तो बोले कि टोटल बॉन्ड 3 है। और कितने पेयर्स में बट रहे हैं? बोले 1 पेयर 2 पेयर, 1 पेयर 1 पेयर, ओ ओ पेयर, दूसरा ओ ओ पेयर, तो 2 में बट रहे हैं। कितना हो गया? 1.5। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो एक बॉन्ड है ये आधा आधा दोनों तरफ कर लो, तो इधर भी एक तो है ही, आधा और आ जाएगा तो 1.5, उधर भी 1.5। तो हम डायरेक्ट इसको 3/2 1.5 लिख सकते हैं। ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका। जरा O2 का सोचो, O2 का। O2 जो है वो O डबल बॉन्ड O होता है। ये आपका ऐसा वाला हो गया, ये आपका ऐसा वाला हो गया। और H2O2 की स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, देखो देखो बनानी ही पड़ेगी और कुछ नहीं हो सकता, सीखा देखते ही पता लग जाएगा। ऐसा ऐसा होता है ये। अभी मुझे बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। बीच में 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। इसमें 1.5 है, इसमें 2 हो गया। इसमें कितना दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है, 1। अब मुझे बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, और लेंथ उतनी ही कम होगी ना। वापिस अगर इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड है तो इसका मतलब है अट्रैक्शन ज्यादा है। यहां 1.5 है, थोड़ा कम है। यहां 1 ही है ओ ओ के, तो और कम है। तो अगर आपसे पूछे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर लिख सकते हैं। तो बताओ क्या होगा? क्या O2 सबसे ज्यादा होगा, फिर O3 होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? H2O2 होगा कि नहीं होगा? बताओ।
और इसमें क्या आया, ये ओ ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या आ गई ये, ओ ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, डायरेक्ट लिख दो बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, वहीं पे अगर मैं बॉन्ड लेंथ पूछ लूं तो कम हो जाएगा, और ये H2O2 की ज्यादा हो जाएगी। ये बॉन्ड लेंथ हो गया क्या? इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉन्सेप्ट भी इसमें ही है, सवाल भी इसी में है, और इससे मिलता जुलता एक और करेंगे, वो तुम्हें फटाफट फटाफट समझ आ जाएगा। H2O2 ऐसा होता है, HOOH साफ दिख रहा है, O के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। परोक्साइड होता है, अगर आप ये दोनों हाइड्रोजन लगा दोगे तो ये O2 के ऊपर 2 माइनस आएगा, परोक्साइड बोलते हैं इसको। और परोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। परोक्साइड में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये O2 माइनस, O2 2 माइनस होता है ना। परोक्साइड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। समझ आ रहा है? वापस सुनो, बॉन्ड जितने ज्यादा, नजदीकियां उतनी ज्यादा। बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन, यहां 2 से अट्रैक्शन लग रहा है, यहां 1.5 से लग रहा है, और यहां पे 1 से लग रहा है। 2 से अट्रैक्शन, ज्यादा पास तो ताकत ज्यादा, स्ट्रेंथ तो ज्यादा हो गई, अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, स्ट्रेंथ ज्यादा तो नजदीकियां ज्यादा, नजदीकियां ज्यादा तो दूरियां कम। ये दूरियों की बात है, लेंथ तो उल्टा चलेगा ना बेटा, ये तो समझ गए। बॉन्ड ऑर्डर लास्ट में एक क्यों है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ही देख रहे हैं हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं देख रहे हैं यहां पे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। ये ऑक्सीजन जो भी बात कर रहे हैं हम, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, वो देख रहे हैं हम। हमको ओ OH से नहीं लेना देना, यहां पे हम ओ OH बॉन्ड की बात ही नहीं कर रहे ना, हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, हम इसका ओ OH बॉन्ड इस ओ O बॉन्ड से थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं, वो अलग चीज है। हम इसमें क्या कंपेयर कर सकते हैं, ओ O बॉन्ड, ओ O बॉन्ड और ओ O बॉन्ड, इसलिए कंपैरिजन में ओ O को ही देख रहे हैं, ओ OH नहीं देखेंगे बेटा, वो तो फिर बेकार बात हो गई ना। ऐसे कहीं कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, इसका OH पूछ ले, उसका CH पूछ ले, उसका NH पूछ ले, ऐसे थोड़ी होता है। कंपैरिजन का कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई मुद्दा होना चाहिए कि यार 3 स्पीसीज दी हैं, इसमें तुम ओ O बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताओ, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, तभी तो सवाल बनेगा। ऐसे तो कोई कुछ भी पूछ ले, ऐसे कोई हम कंप्यूटर थोड़ी है, गूगल थोड़ी है कि कुछ भी लिखा आ गया डेटा, डेटा देख के जमा लो, ऐसे नहीं होता। कोई लॉजिक होता है जिसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और किए जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सेम टू सेम सवाल करके दिखाओ जरा, दोनों ऑर्डर उसमें भी बनाना। मैंने लिखा CO, ठीक है, मैंने लिखा CO2 और मैंने लिखा CO3 2 माइनस। इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर पहले ही निकालना सिखा रखा है। इसमें आपको CO बॉन्ड का देखना है ना, आपको क्या देखना है, CO बॉन्ड के बारे में जानना है, CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना, और फिर यहां पे CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। सेम लगाओ दिमाग, हो जाएगा, आप नंबर ऑफ बॉन्ड से उठाना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड से उठाना हो जाएगा। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो साफ साफ पता चल रहा है CO बॉन्ड के बारे में ना, तो इसको तुम जब करोगे तो ये ऐसा है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया, दिख रहे हैं 3 बॉन्ड है। ये ऐसा है, बॉन्ड ऑर्डर साफ साफ पता चल रहा है 2 आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। CO3 2 माइनस, C डबल बॉन्ड O सिंगल सिंगल, ऐसा ही होगा। अब 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4, ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, तो 4/3 हो गया। अब 3, फिर 2 और फिर 4/3, 4/3 की वैल्यू ऑब्वियसली 2 से तो कम ही आएगी, आप पता चल रहा है। अरे भाई ये तो मैक्सिमम है, ये 2 है, अब 4/3 की वैल्यू 2 से तो कम ही आएगी, है ना, 2 से तो कम ही आएगी, तो इसका मतलब हुआ कि
अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हो गया, और लेंथ की बात करें, अगर लेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, सीओ की लेंथ सबसे कम, CO2 की उससे ज्यादा, और CO3 की 2- की सबसे ज्यादा। हो गया सवाल। ठीक है। बाकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ मैंने जितनी करवाई है कर लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स मैंने करवाए हैं उतने कर लो। बाकी अगर इससे बाहर कोई भी चीज है तो वो डेटा बेस्ड है, और हम सिर्फ उम्मीद करके जा सकते हैं कि डेटा बेस्ड मेन एग्जाम में ना आए, और अगर आए तो उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा हो जो आपको पहले से ही आंसर नजर आ जाए। मतलब मान लो कोई ऐसा सवाल बन गया, तो वो सवाल ऐसा होगा कि उसमें 3 ऑप्शन तुमको आराम से कट जाएंगे कि यार ये तो नहीं हो सकते, फिर चौथा जो बचता है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कई बार मेन एग्जाम में डेटा बेस्ड चीज आती है, लेकिन वो उसे इतना सिंपल करके दे देते हैं कि बाकी 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आप काट देते हो। अब आपको बचे हुए ऑप्शन के का कोई लॉजिक नहीं पता, लेकिन वो आपका आंसर फिर भी बच रहा है, 3 को काटने का लॉजिक पता चल जाता है उसमें। तो ऐसा कभी कभी होता है, चिंता ना करें। आज दिन तक ऐसा डायरेक्ट सवाल तो कभी आया नहीं है कि बिल्कुल मतलब गया बीता ही पूछ लिया हो, और अगर पूछ भी लिया है तो छोड़ने का ऑप्शन होता है मेरे भाई। ठीक है, वो खुद भी यही कह रहा होता है कि सारे करेगा क्या, निकल यहां से, क्योंकि कुछ बिल्कुल ही डेटा बेस्ड आ जाए उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो सर फिरा, एग्जामिनर दिमाग घुमा के रहा, ये सवाल किसी को नहीं करने दूंगा, तो मैं भी तो ऐसे सवाल बना सकता हूं ना कि ये कोई नहीं कर पाएगा। आसान है, एक का डेटा देखो, दूसरे का देखो, तीसरे का देखो, और पूछ लो ऑर्डर। अब किसी को डेटा याद है तो ऑर्डर, नहीं तो मजे करो। चलो आ जाओ, आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, कहाँ हो गया यार, डाइपोल मोमेंट शुरू करें, एक सवाल करो, चलो एक सवाल करो, बहुत थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, पुरानी चीजें याद आएगी। 45 सेकंड याद दिए हैं, काफी है, करो ये सवाल। क्या कह रहा है ये, इससे रिलेटेड हम काफी बात कर चुके हैं। इसने कहा कि अज्यूमिंग, पहले सवाल सुन लो, तुम आधे से ज्यादा सवाल गलत पढ़ते हो। अज्यूमिंग प्योर 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन आर यूज्ड इन फॉर्मिंग CH4 मॉलिक्यूल। मतलब कह रहा है CH4 को विदाउट हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करो, CH4 विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। बस अब आप कर लोगे। मैंने दोनों केस बताए थे, इससे रिलेटेड हम 1-2 सवाल पहले भी कर चुके हैं। आपको सारे स्टेटमेंट उस तरह से सोचना है, ठीक है, उस तरह से सोचना है कि मान लो उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, तो हम दोनों कंडीशन समझ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमने नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो 2 कंडीशन पड़ी थी उसमें से एक कंडीशन पर है। आराम से देखो, सवाल को अच्छे से पढ़ो, फिर करो। गलत पूछ रहा है वो, यह भी याद रखना। यस, हो गया क्या टाइम, हो तो गया। चले देखते हैं। 52% लोगों ने आंसर सही किया है। अभी भी बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है, बट गई है जनता, बोले 14, 18, 14। तो देखो सीधी बात है बेटा, पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, है ना, तो इसलिए नहीं हो रही कि गाने चल रहे हैं काचा बादाम पाका बादाम, है ना, और या फिर हम ओवर इन्वॉल्व हो गए हैं देश के कुछ मुद्दों में कि हम अपना मुद्दा भूल जा रहे हैं। तो थोड़ा बाहर आइए चीजों से, और ये देखिए कि अगर जीतना है तो खुद को भी दौड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, जीतना है तो खुद को भी दौड़ना पड़ेगा। उस ट्रैक पे कौन कैसे दौड़ा, किसके साथ गलत हुआ,
क्या नहीं हुआ, ये सब बातें हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें ओवर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी रेस अपनी रेस है, हमें भागकर ही जीतनी पड़ेगी। इसलिए याद रखना कि तुम्हारा काम, पहला काम पढ़ाई है, उसके बाद दूसरे काम है ना। तो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए। हम भावुक हो जाते हैं, हमें भावुक होना है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना है, ठीक है। तो याद रखें आपका टारगेट क्या है, पहला टारगेट, उस पर ध्यान दें। जो आप कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से स्टोरी भी बना रहे हो, सब कुछ करो, बढ़िया है, सब कुछ करना चाहिए, अच्छा है, लेकिन एक बार कर लो, ठीक है, सारा दिन नहीं कर सकते ना बेटा। चलो, ये सबको बहुत बहुत बधाई भाई, मेरी बात आप समझ गए होंगे। 3CH बॉन्ड विल बी राइट एट राइट एंगल, हम जानते हैं यहां कार्बन था, यहां कार्बन था और यहां कार्बन था, और इस वाले की पोजीशन अनसर्टेन थी, तो ये लिखा हुआ है द एंगल ऑफ CH बॉन्ड फॉर्म बाय SS ओवरलैपिंग। तो ये जो था ये आपका 2S 1S वाला था, यानी कि SS ओवरलैपिंग वाला था, तो इसकी पोजीशन अनसर्टेन थी कि कहां होगा, ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहेड्रल, ये अरे सिंपल सा तो आंसर था यार, तुम भी परेशान हो रहे हो। टेट्राहेड्रल थोड़ी था ये, टेट्राहेड्रल होता तो हम बता ही देते। टेट्राहेड्रल समझाने के लिए ही तो, टेट्राहेड्रल का मतलब 109.5 डिग्री, अब इनके बीच में एंगल 109.5 डिग्री थोड़ी था, यही तो नहीं समझ आया था, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी थी। 3CH बॉन्ड ये सही है। 1CH बॉन्ड विल बी वीकर देन, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया कि वो वीक क्यों है, वो है डायरेक्शनल नेचर की वजह से ओवरलैपिंग, याद आ रहा है ना। एक 2S 1S 2S और 1S 2P के अंदर ये स्ट्रॉन्ग था, ओवरलैपिंग के अंदर पढ़ाया था, याद है। तो ये तो सही बात है, बस फिर हो गया आपका आंसर। सवाल समझ आया कि नहीं आया? अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछ ले जल्दी, थोड़ा टाइम कम है, प्रेशर मेरे पर भी है सिलेबस करवाने का, टाइम कम है, ठीक है। प्लानर के अंदर जल्दबाजी में, प्लानर शायद गलती मुझसे हुई है कि मैंने लेक्चर कम लिखवा दिए थे स्टार्टिंग में, मेरी गलती है वो, मैं मानता हूं, जल्दी जल्दी में हो सकता हो कुछ मीटिंग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अदरवाइज 15 लेक्चर पीरियोडिक में लगते हैं और 17-18 इसमें लगते हैं, ठीक है। आप कोई पुराना अर्जुना भी निकाल के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, लगते हैं। तो कोई बात नहीं, वो कोई गलती रही होगी तो आपके दिमाग में ये हो गया कि नहीं इसी डेट पे खत्म होना चाहिए, तो वो कोई मिस्टेक थी भाई, जल्दबाजी में कोई हो जाती है, टेक्निकल एरर टाइप यूं समझ लो। लेकिन इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि मैं आपको मेरे से गलती हो गई तो उसका खामियाजा आप भुगतो, नहीं, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपका सपोर्ट चाहिए। सवाल में ये सवाल छोड़ नहीं सकता था, क्या आप बताओ ना, क्या मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता था? छोड़ सकता था, ये क्वेश्चन नहीं भी करवाता तो भी चलता, लेकिन मैं तब भी करवा रहा हूं, है ना। ये वाला करके दिखाओ जरा। प्लीज एक्सप्लेन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर माने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर, पहली क्लास में बताया था बेटा, है ना। मेरे ख्याल से जब हम ऑक्टेट रूल पढ़ रहे थे तब बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन दी थी मैंने, कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अब वो कहीं पे अगर शिफ्टिंग चलती है बॉन्ड की, रेजोनेंस जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम फिर एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, जैसा हमने O3 के लिए निकाला, जैसा हमने CO3 2- माने कार्बोनेट आयन के लिए निकाला, तो वो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। अब कोई बॉन्ड है वो 2 में बट रहा है तो हम फिर एवरेज ही निकालेंगे ना। In which of the following hybridization lone pairs are observed on opposite position? लगाना दिमाग, कहां पे ये काम हम कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4। अब आपको इस हाइब्रिडाइजेशन में वो स्पीसीज सोचनी है जो 73% लोगों ने, खैर लीडर बोर्ड में प्रखर श्रीवास्तव, रजत, मलिक मोहसिन, स्वर्ण और इड्स देवांश ने काश्य जीता है। बाकी दिव्यांश को, संजना को, उज्जवल को, रौनक को बहुत बहुत बधाई, आपकी रौनक ऐसे ही बनी रहे। आप देखिए इसको, मैं बताता हूं इसकी आप क्या क्या स्ट्रक्चर मान सकते हो। आप इसको AB4L1 मान लो, आप इसको AB
भाई लोन पेयर होना चाहिए ना, क्योंकि लोन पेयर के लिए पूछा है। तो हम AB5L0 तो मानेंगे नहीं, लोन पेयर ही नहीं है इसमें, तो ये सवाल के लिए ये वाली स्ट्रक्चर तो गलत हो गई एक तरह से कंसिडर करना। तो अब इसमें अपना AB3L2 मान लो, इसमें भी अपोजिट नहीं होता। इसमें अपना AB2L3, देखो आपने भले ही तुक्के में किया होगा पर मैं इसका सही तरीका बता रहा हूं। क्या इनमें एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, कहीं पर भी इस कंडीशन में लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में आता है क्या? नहीं आता। इसके अंदर देखो एक ही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम ये समझ सकते हैं, और वो है AB4L2, 4 और 2 6, और यस इसमें अपोजिट आता है। sp3d3 में ऐसे होने को बेटा AB7L0 भी होता है, बट हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लोन पेयर नहीं है। होने को उसमें AB6L1 भी होता है, उसे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एक ही लोन पेयर है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं इसमें। ये तो बीच में घूमता रहता है, घमंड तोड़ता है 90 डिग्री के एंगल का, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो फिर एक ही बचा AB5L2, यस, और इसमें भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं, याद करो। पेंटागोनल प्लेनर, तो हमारे पास दो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें हम बोल सकते हैं कि दोनों ही लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नए सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है, नए PYQ तो वो तो करवा ही दूंगा, लास्ट सेशन होता है, आपको भी पता है। 80-90 सवाल आऊंगा लेके करवा दूंगा। ये वाला सवाल रिपीट हो गया, हटा देते हैं इसको। आ जाते भैया डाइपोल मोमेंट पे। कहां आ जाते हैं? डाइपोल मोमेंट पे। चलो ये तो फॉर्मूला तो बाद में देख लेंगे, पहले डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हेडिंग लगा लो, डाइपोल मोमेंट। क्या है ये डाइपोल मोमेंट? मूवमेंट मत लिखना, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। कह रहे मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, सही सही बताना, उसका दुख आज भी वही है जिस दुख की मैं हमेशा बात करता हूं, उसे ये सब निकालना नहीं आता। बेटा इन सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 sp3d ही है, लेकिन इसमें कोई लोन पेयर तुम एक दूसरे के अपोजिट रखते हो क्या? नहीं ना, गलत हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, इसमें लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में ही तो आता है, ऐसे वाला कि पहला लोन पेयर कहीं पे भी लगा लो, लेकिन दो लगाओगे तो अपोजिट लगाना पड़ेगा, और ये भी अपोजिट वाला है। तुम्हारा दुख वही है, तुम्हें ये पता ही नहीं अभी कि ये क्या है, AB5L1 AB4। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं तुम्हारा दुख वही है। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं बेटा दर्द वहां हो रहा है, बेटा दर्द वहां हो रहा है, तुम कह रहे हो नहीं मेरे हाथ में लगी। मैं कह रहा हूं बेटा दर्द एडी में है तुम्हारे, तुम्हें दर्द ही समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे शरीर में दर्द है लेकिन कहां हो रहा है नहीं पता। तुम्हारी हालत उस बच्चे की तरह है जिसके पास सिर्फ रोना लिखा है, वो बता नहीं सकता कि उसके क्या दुख रहा है। एक बच्चे का पेट दर्द हो रहा है, वो रोएगा, आपको पता करना है क्या दुख रहा है। एक बच्चे का हाथ दर्द हो रहा है, वो रोएगा। आपकी हालत उसी बच्चे की तरह है, आपको ये नहीं पता कि दर्द कहां हो रहा है। लिटरली बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं, आपको नहीं पता है दर्द कहां हो रहा है। पता करो दर्द कहां हो रहा है। गलत जगह तुम यहां दर्द ढूंढ रहे हो, यहां दर्द नहीं, दर्द बहुत पहले हो चुका है, पहले दर्द। तो उस बच्चे की तरह मत बनो। छोटे बच्चे होते हैं ना, आपको पता है वो सिर्फ रोते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, उनके पास एक ही चीज है, रोना। तुम भी रो रहे हो। मेरी बात समझे? पता करो, क्योंकि बच्चे तो तुम हो नहीं। चलो बच्चों को तो नहीं पता चलता, मान लिया, अब तो वो बच्चे तो नहीं हो, तो कहां लगी है भाई ये तो पता चल रहा होगा ना तुझे। VSEPR में लग गई तरह, दर्द वहां है तेरे को। आइए डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता क्या है सुनो। हमने EN का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, EN का, अभी कुछ नोट नहीं करना है ना, हेडिंग लगा लो। देखो EN का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। EN क्या बताता है कि कोई बॉन्ड पोलर होगा या नहीं होगा। इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, तो हम उसे क्या बोलते हैं, यहां पे अगर
इसको हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? पोलर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको हम? पोलर बॉन्ड। अच्छा, पोलर बॉन्ड, अब मैंने लिख दिया ए ए, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर बॉन्ड। कुछ याद आ रहा है? पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंस है, अगर डेल्टा ई एन प्रेजेंट है ना, इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर डेल्टा ई एन इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो है मतलब डिफरेंस नहीं है, तो यहां पे नॉन पोलर बॉन्ड बोला जाएगा। तो बॉन्ड की पोलैरिटी कौन बता रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद आ रहा है बेटा? हमने पढ़ा ये नॉन पोलर बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड। अच्छा, इसे पोलर क्यों बोला? मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये दो पोलैरिटी, इसे पार्शियल चार्जेस आने का मतलब है दो पोल डेवलप हो गए। अब वापस मेरी बात सुनना, हमने अभी तक पोलर नॉन पोलर की बात करी थी, लेकिन बॉन्ड के पोलर नॉन पोलर होने की बात करी थी। तो सर ये डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट ये बताता है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। वापस सुनो, वापस सुनो, बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, कौन बताता है? थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका काम कम लेवल का है, उसका काम ज्यादा लेवल का है। ये बताता है, बोलता है बॉन्ड का अपन बताएगा कि बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड का नेचर बताएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है कि बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, नॉन पोलर है, पोलर बॉन्ड। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ गया, पोलर बॉन्ड। नहीं आया, नॉन पोलर बॉन्ड। चलो, पोलैरिटी तो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी हमें पता है, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी हम पढ़ चुके हैं और हमें पता है। अब बात आती है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल के टर्म में पोलर और नॉन पोलर सीखना हो तो क्या करेंगे? तो फिर एक नई टर्म आती है, डाइपोल मोमेंट। क्या आता है बेटा? डाइपोल मोमेंट, विच इज डिनोटेड बाय म्यू। ये इससे लिखते हैं। अब डाइपोल मोमेंट हमें यह बताएगा कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, बिकॉज मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड हो सकते हैं। मॉलिक्यूल में तो एक से ज्यादा बॉन्ड हो सकते हैं। आप खुद सोचो, एक ही बॉन्ड है, इसी से काम चला लेंगे, लेकिन एक से ज्यादा बॉन्ड है तो फिर क्या करें? एक से ज्यादा बॉन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिख दिया, ये यहां ए है, ठीक है, यहां बी है और यहां बी है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया कि बी की जो ई एन है वो ज्यादा है ए की ई एन से, तो तुम क्या बनाओगे? इसका वेक्टर तुम बनाओगे, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। दो बार लगा लो, दो है तो ऐसा ही बनाओगे अगर बी की ई एन ज्यादा है तो। अब मैं ये बोल रहा हूं कि क्या बी और ए का बॉन्ड पोलर है, तो तुम बोलोगे यस पोलर है। वापिस सुनना बेटा, तुम्हें पूछा जाए कि ए और बी का बॉन्ड पोलर है, सर पोलर है। ए और बी का बॉन्ड पोलर है, पोलर है। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये ए बी टू मॉलिक्यूल क्या है? ये ए बी टू जो है ये मॉलिक्यूल, ये तो पूरा मॉलिक्यूल हो गया, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए बी टू टाइप करोगे। ये पोलर है या नहीं है? अब फंस गए, बोले यार पोलर बॉन्ड तो है तो पोलर ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बॉन्ड की पोलैरिटी बताने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और पूरे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बताने वाला डाइपोल मोमेंट होता है, कि वो पोलर है या नहीं है। ये मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये कौन बताएगा हमें? डाइपोल मोमेंट बताएगा। ये सिर्फ बॉन्ड बताते हैं, और बॉन्ड तुम अब भी 2 मिनट में इसको, मैं ऐसा लिखते ही तुमने बोल दिया कि यस, है ना, इस मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, इस मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। अब होता क्या है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये सब लिखवाऊंगा, अभी कुछ नहीं लिखना है ना। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और केमिस्ट्री के अंदर वेक्टर असाइन किया जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वापस सुनो, वेक्टर जानते हो? ये वेक्टर ऐसा वाला है, ऐसा वेक्टर होता है, वेक्टर होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, वेक्टर ऐसा होता है। केमिस्ट्री के अंदर वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
जिधर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा है वेक्टर की डायरेक्शन हम उधर रखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब सुनना, मैंने कहा कि केमिस्ट्री के अंदर वेक्टर किस तरफ असाइन किया जाता है। केमिस्ट्री के अंदर वेक्टर असाइन किया जाता है जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस बॉन्ड के वेक्टर की बात करूं तो ए है, बी है, और बी पर पार्शियल नेगेटिव है, और बी पर पार्शियल नेगेटिव मतलब इसका मतलब है इसने जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींचा था, तो इसका मतलब है इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां तुम कैसा वेक्टर बनाओगे बताओ, यहां तुम ऐसा ही तो वेक्टर बनाओगे, ऐसा वाला, कि ए से बी की ओर वेक्टर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया सर। फिर यहां पर भी एक वेक्टर और देना पड़ेगा, अरे इस बॉन्ड को भी तो वेक्टर बना के दिखाना पड़ेगा कि इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ है, तो इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है। अच्छा, फिर तुमने देखा कि ये एटम तो एक जैसा है, ये एटम भी एक जैसा है, इधर भी है इधर भी बी है, यानी इस वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो इसी वेक्टर की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम बोलेंगे कि 180 डिग्री पे दो सिमिलर वेक्टर आ जाएं, 180 डिग्री पे दो सिमिलर वेक्टर आ जाएं, तो जो म्यू रिजल्टेंट होता है उसे हम जीरो बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आपको इसके अंदर पोलर बॉन्ड है, अरे है तभी तो वेक्टर असाइन किया है, पोलर बॉन्ड है तभी तो वेक्टर असाइन किया है, लेकिन इधर वेक्टर लगाया फिर उधर वेक्टर लगाया, अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो गया। वो रिजल्टेंट वेक्टर इज बेसिकली डाइपोल मोमेंट, म्यू रिजल्टेंट इज डाइपोल मोमेंट बेसिकली। कि आप इस मॉलिक्यूल के की बात क्या करोगे, तो इस मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड होते हुए भी ये मॉलिक्यूल कैसा है, इस Ab2 मॉलिक्यूल के अंदर पोलर बॉन्ड्स हैं क्या? जल्दी बताओ, क्या इसमें पोलर बॉन्ड्स हैं? यस। क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है? क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है? तो आंसर है नो, नहीं है भाई। क्या ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? यस। यस। क्यों है? क्योंकि इसका म्यू रिजल्टेंट क्या आ चुका है? जीरो आ चुका है। बात समझ आई? तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट, ये तो समझ आ गया कि सर हम किसी मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड को देखकर कभी ये आंसर नहीं करेंगे कि हाँ मॉलिक्यूल भी पोलर है, बिकॉज पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर बॉन्ड है तो पोलर मॉलिक्यूल ही होगा। नहीं 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 नहीं, पोलर बॉन्ड होने के बाद भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है, रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। अब इसमें पोलर मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड है बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर आया, इसकी जगह CO2 रखो, क्लियर हो जाएगा। CO2, CO2 का एग्जांपल देखो, यहां C मान लो, यहां डबल बॉन्ड O मान लो, और यहां डबल बॉन्ड O मान लो। ये देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये वैसे ही टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, A B, इसका वेक्टर इधर जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इधर ही जाएगा, इसका वेक्टर इधर जाएगा, तो CO2 में पोलर बॉन्ड्स हैं, लेकिन CO2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। वापिस बोलो क्या? CO2 में पोलर बॉन्ड्स हैं, लेकिन CO2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये देखो, ठीक है बेटा। चलो, अब आपको पहले क्या लिखना है, तो मैं आप डाइपोल मोमेंट में पहला पॉइंट, हेडिंग आपने लगा दी, पहला पॉइंट लगाइए, पहला पॉइंट लगाइए, इट मेजर ओवरऑल पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट लगाइए, मॉलिक्यूल की ओवरऑल पोलैरिटी को मेजर करता है। फर्स्ट पॉइंट लिख दो बेटा। दूसरा पॉइंट लगाओ, वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट लगाओ, वेक्टर जो है किधर असाइन करोगे, है ना, वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोर EN एटम,
या इसमें लिख देते हैं मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिधर En ज्यादा, भाई जिसकी En ज्यादा है उस तरफ करोगे तो ऑब्वियसली उसकी तरफ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी En ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, तो उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए ना, फिर वो खींच रहा है। तो या तो लिख दो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ जाएगा, या लिख दो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाएगा। एक लफड़ा और आता है कि सर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर आ गया तो क्या करेंगे? तो यहां पे लिख देना कि डायरेक्शन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर डाइपोल मोमेंट, जिसको कई बार एटॉमिक डाइपोल बोल देते हैं। ऐसा क्यों वो मैं बताऊंगा। बिकॉज लोन पेयर, कभी लोन पेयर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो दो एटम के बीच में नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए। तो कभी भी लोन पेयर तुम लगाते हो ना तो ऐसे लगाते हो, राइट, और बॉन्ड पेयर तुम ऐसे लगाते हो, ऐसे ही लगाते हो, जैसे ये रहा, ऐसे ही लगाते हो बेटा। अब मैं पूछूं कि लोन पेयर बता तेरा रिश्ता कितने न्यूक्लियस से है, तो वो बोलेगा कि अपना तो एक ही है भैया, करता धरता ए। तो बताओ लोन पेयर नाम में ही अकेलापन है, तो एक ही एटम उसका ध्यान रखने वाला हुआ, उसके भी दो एटम ध्यान रखते जब वो बॉन्ड डाइपोल होता। तो ये बेसिकली बॉन्ड डाइपोल है। जो ये यहां जो तुम बात कर रहे हो ना, ये किसकी बात कर रहे हो? यहां पे बॉन्ड डाइपोल की बात कर रहे हो, कि बॉन्ड के अंदर देखना पड़ेगा, ये बॉन्ड डाइपोल ऐसी टर्म्स आती है। तो इसमें तुम बॉन्ड, ये अगर मान लो मैं यहां पे लिख दूं कि मान लो, है ना, मान लो कि En ऑफ B इज ग्रेटर देन En ऑफ A। अब तुम कैसे वेक्टर असाइन करोगे? सोचो जरा। अब तुम ऐसे ही तो वेक्टर असाइन करोगे, ऐसे वेक्टर हो गया, फिर यहां पे ऐसे वेक्टर हो गया। अभी वो स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ है, मैं बीच में कुछ समझाने लग गया। तो ये हो गए तुम्हारे बॉन्ड डाइपोल। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड है, और बॉन्ड में हमेशा एक एटम की बात नहीं होती, क्योंकि बॉन्ड अगर बन गया तो वो दो एटम के बीच की बात हो गई। अगर बॉन्ड बन गया तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दो एटम के बीच में शेयर हो रही है, और जब एटम एक से ज्यादा हो तो वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहा, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ चुका है। यानी कि यहां तुम मॉलिक्यूल जैसा फील करोगे, क्योंकि ये एक और दो जुड़ चुके हैं। एटम एटम जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो यहां एटम एटम जुड़ चुके हैं ना बेटा, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड डाइपोल, और इसको बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल। बहुत सारे बच्चे मुझे बाद में पूछते हैं कि इसका नाम, सर लोन पेयर डाइपोल मोमेंट तो समझ आया, लेकिन लोन पेयर डाइपोल मोमेंट को आपने एटॉमिक डाइपोल क्यों बोला? तो वो इसलिए बोला क्योंकि इसका जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिलेटेड टू ओनली वन एटम, बट ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये दो एटम से रिलेटेड है, और जब दो एटम है तो वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में चला गया। अरे बेटा समझ रहे हो ना बात को? तो आपको यहां पर जो एक डायरेक्शन देनी है कि यार कहीं पर लोन पेयर हुआ तो उसका वेक्टर कहां असाइन करें, तो आंसर है ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। जिस भी एटम से लोन पेयर जुड़ा हुआ है उसको हमेशा अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम कर दो, या अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल कर दो। ये रहा मॉलिक्यूल, अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल, ऐसा हो गया। सर अगर मान लो ऐसा लोन पेयर नीचे होता तो अवे फ्रॉम द नीचे कर ले, ऐसा होता तो अवे कर दे, ले ऐसे कर दे। सर ऐसा होता तो बोले ऐसे कर दे, बोले सर ऐसा होता तो बोले ऐसे कर दे। लोन पेयर को दूर भगाना है। मतलब बेसिकली देखो, अगर मैं आपको फील दिलाऊं तो फील तो अभी आ जाएगी। हमने कहा उसको और इसको अलग करके पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मैं इसमें और इसमें कॉमन चीज निकाल सकता हूं। हमने कहा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जरा, ये कोई एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर रखा होगा, राइट। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी? यही होगी, कॉर्नर्स पे ही ज्यादा होगी, इधर तो नोडल प्लेन के चांसेस है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किधर? मुझे बताओ ना। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लोन पेयर कहां पड़ा होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के दो ही काम, सिग्मा और लोन पेयर।
तो इसका मतलब है, सोचो ना जरा, अरे ये लोन पेयर होगा तो किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही होगा। अगर ऑर्बिटल में लोन पेयर पड़ा है तो आपको भी पता है कि लोन पेयर का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉर्नर्स पे, किनारों पे ज्यादा होती है, लोब के, जो भी लोब होती है उसके किनार। आप प्योर ऑर्बिटल भी लोगे तो आप ये बोलोगे कि इधर और इधर दोनों तरफ कॉर्नर ही है, ठीक है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की, बिकॉज लोन पेयर जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही मिलते हैं जनरली। तो ये देखो, अब आपको मैं पूछूं कि ऐसा वेक्टर बना, आपको मैं पूछूं कि ऐसा वेक्टर बना बेटा जो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ हो। अरे बॉन्ड में तो हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चल जाता है कि किधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन एक लोन पेयर के अंदर कैसे पता चलता है? तो लोन पेयर के अंदर ऐसे पता चलता है, लोन पेयर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉर्नर्स पे ज्यादा होती, तो तुम ऐसे ही तो बनाओगे राजा, ऊपर की तरफ ही तो लगाओगे, उधर ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। फील आई? अब अगर यही लोन पेयर नीचे लटक रहा हो, बोले सर हम तो ऐसे हैं कि मान लो यहां सेंट्रल एटम ए है, सर अब हम ऐसे बना रहे हैं ऐसे, तो बेटा अब ऐसे कर ले, क्योंकि हमें तो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही जाना है। हमें क्या करना है? टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही जाना है। हालांकि कहने को मैंने दो पॉइंट अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन आपको मैंने एक पॉइंट से दोनों चीजों को लिंक करके भी बता दिया है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी टर्म है जो मैं लिखता हूं, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर आप लोन पेयर की भी डायरेक्शन देते हो तो वो ऊपर की तरफ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है किसी ऑर्बिटल में, इसीलिए उसको ऊपर की तरफ वेक्टर असाइन करते हैं, है ना। तो ये दो पॉइंट आज के बाद आपके लिए दो अलग अलग नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है कि कैसा भी हो हम समझ जाएंगे। टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोले दो अगर बॉन्ड है तो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेक करेंगे, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उधर, नहीं है तो लोन पेयर। तो ये सिंपल बनाने के लिए ऐसा लिख दिया कि डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज, पूरा कर लेना स्टेटमेंट, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, है ना, और मॉलिक्यूल। पूरा स्टेटमेंट कर देना। और अब ये स्टेटमेंट समझाने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इससे गहरा उतर के समझा चुका हूं आपको कि ऐसा क्यों करते हैं। इससे गहरा उतर गया क्योंकि मैंने सिखा ही दिया, अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल जाओ भाई। क्या बोल दिया मैंने? अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा, अगर मुझे मान लो इसके एग्जाम्पल, ये पहले वाले पॉइंट का एग्जाम्पल मैंने लिया HCl, अब बताओ इसका वेक्टर किधर असाइन करोगे? इधर करोगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना क्लोरीन की EN ज्यादा है, हमें पता है कि EN जो है वो क्लोरीन की ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो यहां पार्शियल नेगेटिव है, यहां पार्शियल पॉजिटिव है, तो वेक्टर कैसे असाइन करेंगे? ऐसे ही असाइन करेंगे, और क्या है, हो गया। और ये लोन पेयर वाला समझाया मैंने आपको, ये मैंने क्या समझाया बा? लोन पेयर वाला। एक सेकंड, ये कैप्शन क्यों आ रहा है, इसको कर दूंगा। अब ठीक है। लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बट नाउ क्लियर, ऐसा लिखा किसी ने तो अच्छी बात है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, इतना ध्यान रखो, वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की तरफ होगी। अब अगर कोई लोन पेयर है तो वो हमेशा ऊपर भेजो, ऊपर मतलब अगर ऊपर लगा हुआ है तो ऊपर भेजो, नीचे लगा हुआ है तो नीचे भेजो, वेक्टर को दूर करना है। अब दूर इसलिए करना है कि ऐसा होगा तो इधर डेंसिटी है, ऐसा होगा तो इधर डेंसिटी है, ऐसा होगा तो इधर डेंसिटी है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई ना, इसमें क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी, वो मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था बेटा। चलो आइए समझ गए। दीपांशु ठाकुर को ना तो पहले वाली चीज क्लियर हुई थी ना ये चीज क्लियर हुई है। दीपांशु ठाकुर जिस भी बेच का है उसमें जाके पढ़, ठीक है। अब क्या है कि बेटा फेफड़ा निकाल के रख दूं बाहर तब भी तुम तो यही बोलोगे कि फील नहीं आई, दिल निकाल के रख दूं बाहर, गुर्दा कुर्दा सब निकाल के रख दूं तब भी तुम यही बोलोगे समझ नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए बेटा जिसकी जो नेचर होती है ना, बेसिक आदमी का स्वभाव कब खत्म होता है आपको पता है? एक चीज, आदमी कभी नहीं बदलता। इंसान, आदमी औरत पे आ जाओगे फिर, इंसान, इंसान कभी नहीं बदलता। तुम्हें लगता है कि इंसान चेंज हो गया, नहीं होता कभी। इंसान का नेचर जो है वही रहेगा, वो आप दबा सकते हो दूसरी चीजों से,
लेकिन आपके अंदर जो नेचर है ना आपका, वो किसी न किसी दिन तो बाहर आएगा वापस। तो इंसान का नेचर खत्म हो सकता है कब? जब वो जल रहा होता है, उसके साथ ही जल रहे होते हैं उसके नेचर, उसके मरने के बाद। तो जब ऐसे, उससे पहले तो नहीं पॉसिबल, याद रखना। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। बाकी तुम कितना ही दिखावा कर दो कि आज मैं बदल गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं 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 नहीं, अंदर स्वभाव कभी नहीं बदलता बेटा। नेचर नेचर होता है, बेसिक नेचर कभी नहीं बदलता। आप खूब सारी चीजों से अपने उस नेचर को दबा दोगे, उसे बाहर नहीं आने दोगे, उसको दबा, ओवरलैपिंग हो सकती है। अच्छे बुरे नेचर को आप अच्छे नेचर से, अच्छी आदतों से दबा सकते हो, लेकिन आपके अंदर है वो नहीं जाएगी। वो जब जरूरत होगी निकल के आएगी। तो इसीलिए आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको नेगेटिविटी ढूंढने की आदत हो चुकी है तो आप नेगेटिविटी ही ढूंढोगे, बजाय इसके कि आप जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढूंढ लेते, वो ज्यादा ठीक होता। इसलिए दीपांशु ठाकुर, कोई बात नहीं बेटा, तू भी अपना ही बच्चा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो डाइपोल मोमेंट होता है हमारा म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। आप वो हेडिंग वापस मत लगाना, नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर देना इसके अंदर। ये जो आपने लिखा है ना, इसके अंदर अगला पॉइंट ऐड कर देना कि वेक्टर क्वांटिटी है, कब किसको कौन सी डायरेक्शन देनी है वो भी पढ़ा। होता क्या है, तो Q इंटू डी होता है। Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, जैसे मैग्नीट्यूड बोले तो ये रहा H और ये रहा Cl। यहां पार्शियल पॉजिटिव है और यहां पार्शियल नेगेटिव है, इधर से इधर वेक्टर आएगा। इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड को निकालना है, क्योंकि आप ऐसे करोगे कि जितना इधर पॉजिटिव है जाहिर सी बात है उतना ही उधर नेगेटिव है। तो अगर आप सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं देखोगे और उसके साइन पर ध्यान दोगे तो ये तो बेटा हमेशा ही बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लो एक तरफ मैंने +1 लिखा और दूसरी तरफ मैंने -1 लिखा, तो ये तो जीरो हो गया ना। तो हमें जीरो नहीं, हमें मैग्नीट्यूड हटाना है। मैग्नीट्यूड हटाने का मतलब होता है, हमें मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 1 इंटू 1 1। कहीं पे +2 -1 लिखा है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 होगा। माइनस, ऐसे रिजल्ट नहीं, उसको ऐसे नहीं करना है कि +1 आ गया रिजल्ट, ऐसे नहीं करना। कहीं पे +2 -2 लिखा है तो मैग्नीट्यूड 4 होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये साइन नहीं, इन पर ध्यान देना है। मैथमेटिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, वो मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर भी मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को कैसे निकलते हैं, मैग्नीट्यूड को निकलते हैं ऐसे, है ना। तो बताओ ये जो है मैग्नीट्यूड, ये कब ज्यादा होगा, जब डेल्टा EN ज्यादा होगी। दो बॉन्ड के बीच का मैग्नीट्यूड कब ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। अगर मैं HF लिख दूं, यहां पे H और यहां F लिख दूं, तो मुझे बताओ ये मैग्नीट्यूड HCl में और HF में किसका ज्यादा आएगा, जल्दी बताओ। HF और HCl में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा आएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं मैं, और केवल मैग्नीट्यूड से डाइपोल मोमेंट नहीं निकलेगा, उसके साथ डी भी जरूरी है। और वो डी क्या है, डी इज बेसिकली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। इन क्यों आ गया ये बीच में, इसको हटा देना। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको हम देसी भाषा में, कॉमन भाषा में बॉन्ड लेंथ कह देते हैं। इन दोनों के बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसे ही तो बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ होगी, HF का ज्यादा होगा क्या, मैग्नीट्यूड। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड पे चीज डिपेंड नहीं करती है, साथ में डी भी आ जाता है। और इन दोनों का रिजल्टेंट बनकर हम कई बार जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत मतलब 1% चांस भी नहीं है उसके आने के कि इनऑर्गेनिक में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, फिर भी। तो यहां बताओ डी जो है वो क्या है, आपका बॉन्ड लेंथ है। और क्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो क्यू मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड जाहिर सी बात है इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा इनमें डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इधर प्लस, इतना ज्यादा उतना माइनस। तो जितना डिफरेंस उतना ज्यादा पोलर बॉन्ड, ठीक है। और जितना ज्यादा पोलर उतना ज्यादा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आएगा। 1 d इज, ये बहुत काम की चीज है, ये वैसे आपको पहले से पता होगी। 1 d इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर होता है।
कह रहा चाय टाइम हो गया, प्रकाश कह रहा है, अभी तो पी थी। प्रकाश, बेटा प्रकाश, लाइट जला लो। चलो अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। देखो अच्छा कुछ पॉइंट्स लिखा लेते हैं, आप वो एक के बाद एक के बाद एक पॉइंट जो है लिखते जाना। जैसे आपने यहां पे ये पॉइंट नोट किए, डाइपोल मोमेंट हेडिंग लगाई, पॉइंट 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 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पूरा लिख लो, लिख दिया होगा। फिर ये वाला पॉइंट, अगला पॉइंट मैं अब और लिखवा रहा हूं तो वो लिख लो फटाफट से, आ जाओ। ये लो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है, क्या कहता है इंडिया? अगला पॉइंट ये कहता है कि वेक्टर्स के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ कंडीशंस लेते हैं, ठीक है। अगर अगर दो सिमिलर वेक्टर, ऐसा है मतलब ये भी म्यू है और ये भी म्यू है, इनके बीच में अगर थीटा 180 डिग्री है तो म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर दो सिमिलर वेक्टर, अगर दो सिमिलर वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, सिमिलर वेक्टर होना जरूरी है। सिमिलर वेक्टर कैसे होना जरूरी है कि जैसे मान लो मैंने यहां ए लिखा तो इधर भी बी और इधर भी बी होना चाहिए। अगर यहां पे आप सी कर दोगे तो यार इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम नहीं होगी। अभी भी वेक्टर हो सकता हो, ऐसा हो सकता है कि वेक्टर ऐसा ही आए, लेकिन यहां पे हम रिजल्टेंट 0 कर देंगे तो आंसर है नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर सेम नहीं है ना, ये ए और सी का वेक्टर है जिसकी वैल्यू अलग हो सकती है, ये ए और बी का वेक्टर है जिसकी वैल्यू, हमेशा ऐसा थोड़ी देख लेंगे कि ओ वेक्टर 180 0 कर दो, देखेंगे, लेकिन वेक्टर सेम होने चाहिए। मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए कि यहां पे ए और बी, मतलब ए और बी है तो हम बोल देंगे। अब देखो ये दोनों वेक्टर सेम है, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, तो याद रखना वेक्टर्स मस्ट बी सेम, और वेक्टर्स मस्ट बी सेम फॉर अपने लिए है कि सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम। हमारे लिए वेक्टर सेम होने का जाहिर सिंपल सा फंडा है कि सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए, तो हमारे वेक्टर बराबर हो जाएंगे। अब तुम यहां पे एक तरफ फ्लोरीन लगा दो, एक तरफ क्लोरीन लगा दो, बीच में कार्बन लग दो, तो नहीं हुआ वेक्टर बराबर। एक तरफ ऐसे कर लो कि यहां फ्लोरीन है, एक तरफ Cl कर दो। अब भले ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है और इसकी भी ज्यादा है, मैं जानता हूं कि इसका और इसका वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जरूर है, लेकिन फिर भी ये बराबर नहीं है, ये रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इसकी जो भी वैल्यू होगी, इसकी जो भी वैल्यू होगी, ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी। तो इसलिए सिर्फ एंगल पे ध्यान नहीं देना है, एंगल के साथ ये भी देखना है कि दोनों वेक्टर भी सेम होने चाहिए। सिमिलर वेक्टर 180 डिग्री, रिजल्टेंट 0 फॉर सिमिलर वेक्टर। क्लियर है? चीज याद रहेगी। और हम सिमिलर वेक्टर कैसे देखेंगे, हमारे पास कोई जादू तो है नहीं, तो हम देखेंगे कि कार्बन से अगर इधर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और अगर इधर भी फ्लोरीन होता तो हमारे लिए सिमिलर वेक्टर हो जाता, लेकिन यहां तो क्लोरीन आ गया। जैसे मैंने यहां CCl लिख दिया, CCl4, मैंने CCl4 लिख दिया, मुझे बताओ इसके अंदर सारे वेक्टर एक जैसे आएंगे क्या? यस और नो? सारे के सारे कार्बन टू क्लोरीन वेक्टर एक ही नहीं है, कार्बन टू क्लोरीन वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3, तो मुझे बताओ क्या इसके अंदर सारे वेक्टर सेम हैं? अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि एक लगा दिया हाइड्रोजन, लगा दिया बाकी के 3 क्लोरीन, या और भी 2 जगह हाइड्रोजन 2 जगह क्लोरीन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसके अंदर सारे वेक्टर सेम हैं? नहीं। इसके अंदर सारे वेक्टर सेम हैं? यस। अब कहने को ये भी टेट्राहेड्रल है, AB4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, कहने को ये भी क्या है, सेम, लेकिन इस AB4 में हमें देखो, आप अगर टाइप निकालोगे तो ये भी AB4 आएगा बेटा, और ये निकालोगे AB4 आएगा, लेकिन इस B का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 सिग्मा जो बने हैं, क्योंकि B4 सिग्मा हमें पता है कि 4 सिग्मा बॉन्ड जो हैं उनमें सारे एटम एक जैसे हैं कि नहीं है, तो आंसर है यहां नहीं है, यहां पे तो हाइड्रोजन आ गया एक, और यहां पे सारे बराबर हैं। तो एक कहानी आगे जाके समझ आएगी। मैं अभी सिर्फ आपको यह लिखना मत, क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि क्या आपको सिमिलर वेक्टर का मतलब समझ आया कि नहीं आया? यस। तो सिमिलर वेक्टर का मतलब समझ आया तो जरा बताओ कि अगर 2 लोन पेयर अपोजिट हो जाए तो, अगर 2 लोन पेयर अपोजिट हो जाए तो
क्या बोलोगे फिर? दो लोन पेयर अपोजिट हो जाए तो क्या बोलोगे फिर? दो लोन पेयर अपोजिट हो जाए तो क्या बोलोगे? दो लोन पेयर अगर एक दूसरे के उल्टे हो जाएं तो वो भी तो सिमिलर वेक्टर है। लोन पेयर को लोन पेयर ही काटता है, और एटम के केस में एटम एक दूसरे को ही काटते हैं, सिमिलर एटम ही काटते हैं। ठीक है, तो वो जीरो हो जाएगा। अभी चीज क्लियर हुई? चलो बेटा, तो यहां पे वेक्टर्स मस्ट बी सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसमें, मैं एक तो हमारे पास ये हो गया, दूसरी कंडीशन, अगर मैं तीन वेक्टर ले लूं जिनके बीच में 120 डिग्री लिखूं, ये भी म्यू, ये भी म्यू, ये भी म्यू, और अगर ये तीनों सेम है, ये भी तीनों सेम है, तो बताओ म्यू रिजल्टेंट यहां पर भी क्या होगा? जीरो। और जीरो जहां पर भी होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलो इसको बाद में देखेंगे क्योंकि वो एक में ज्यादा भी हो सकता है। ये भी जीरो होगा, ये भी क्या होगा बेटा? जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। और अगर दो वेक्टर 120 पे हो तो, चलो आपको ये चीजें तो क्या थोड़ी थोड़ी पहले से आती है ना, तो इसलिए आपको मजा आ रहा है। अगर दो वेक्टर 120 पे हो, ऐसा कुछ हो, तो ये रहा म्यू और ये रहा म्यू, ऐसे होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ठीक है, ये तीन चीजें हमारे ज्यादा काम आती है इसलिए हमने ऐसा लिखा कि दो वेक्टर अगर 120 पे हो तो क्या होगा? दो वेक्टर अगर 120 पे हो तो म्यू रिजल्टेंट एक के बराबर होगा। दो जो है, देखो, तीन 120 पे जीरो, दो 120 पे एक के बराबर। कैसे याद रखोगे? तीन 120 पे जीरो, अगर दो 120 पे आया तो इसका रिजल्टेंट एक के बराबर होगा, मतलब इनकी वैल्यू जो है ना किसी भी एक के बराबर आएगी, एक के बराबर हो जाएगी, है ना? तो एक के बराबर का मतलब क्या है? म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू, कोई भी एक उठा लो, म्यू, ये भी हो गया। अब कंडीशन ये है कि रिजल्ट जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। अगर आपको और इसके साथ गेम खेलना है, आपको इसके साथ और गेम खेलना है, तो वो गेम फिर आपको फॉर्मूला तो पता ही है। किस किस को फिजिक्स वाला वो फॉर्मूला पता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, उसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं है, पर फिर भी अगर आपको पता हो तो बताओ। जरूरत नहीं पड़ती उसकी, कभी नहीं पड़ती, फिर भी आपको लगता है तो बता दो। किसको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? कुछ याद आ रहा है? रिजल्टेंट, म्यू रिजल्टेंट का रूट वाला फॉर्मूला किस किस को याद है? चाय की व्यवस्था कर ली जाए, ऐसे नाम मत लिया करो तुम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, प्लस टू ए बी कोस थीटा का रूट, यही होता है। अब यहां ए को हम म्यू वन लिख देंगे, बी को हम म्यू टू लिख देंगे। अब फॉर्मूला बताओ क्या होगा? ए को हम ए को हम क्या लिख देंगे? अगर हमें एंगल के साथ म्यू रिजल्टेंट निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला आता है रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कोस थीटा। अरे यही आता है यार, ए और बी की जगह मैंने म्यू वन म्यू टू कर दिया, बस सिंपल सी बात है। ये करेक्ट है।
म्यू, न्यू म्यू। हाँ, पप्पी, जप्पी, सब कुछ। तो फिर कोस थीटा की वैल्यू भी पता होगी, बताओ जरा। वैल्यू भी पता होगी ना तुमको कोस थीटा की, बता दो फिर। वैल्यू भी पता होगी। काम तो आते नहीं है, बस लिख लो, काम तो आते नहीं है। हमें जरूरत पड़ती है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसके अलावा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? देख रहा हूं मैं सारा। कोस जीरो की वैल्यू नजर है मेरी, पप्पी जप्पी सब पे। एक तेरा कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ये मैं थोड़ी समझाता हूँ, पढ़ के आया होगा फिजिक्स तू। मेरा काम थोड़ी है ये बताना। मैं यहाँ पर, मुझे तो पाप लगेगा अगर मैंने थोड़ी देर और कोस थीटा यहाँ लिख दिया तो। पाप लगेगा मेरे को। थोड़ी देर अगर केमिस्ट्री में कोस थीटा की बात और कर ली तो पाप लगता है बेटा। क्या बात कर रहा है तू? हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ना इन चीजों की। बोल भाई। ये देख, ये सबको पता ही होगा खैर कि यहाँ कोस थीटा की वैल्यू है ना, अगर 0 डिग्री है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, हमें 60 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, हमें 90 डिग्री मान सकते हो जरूरत पड़ेगी, 90 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, हमें 180 डिग्री की जरूरत पड़ेगी। है ना, समझ आ रहा है ना? वैल्यूज तुम बताओगे, मैं थोड़ी, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ भाई, मेरे को तो फिजिक्स आती ही नहीं है। वैल्यूज तुम बताओगे, वैल्यूज तो तुम ही बताओगे। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तुम्हारे सामने है चीज। जीरो की कितनी होती है? एक। जीरो की एक होती है। इसकी कितनी लिखूं, 60 की? एक, 1/2, गुड, आधा। 90 की कितनी लिखूं? 0, यस। 180 डिग्री की कितनी लिखूं? -1। ये होता। इसके अलावा कुछ हमें जरूरत पड़नी नहीं है, और वैसे तो ये भी जरूरत नहीं पड़ती है मेरे को तो। उससे मतलब है कि भाई हाँ ठीक है, नोट्स पूरे होने चाहिए। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, ये -1 हो जाएगा। हाँ वापिस देखो, 1, 1/2, 0 एंड -1। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। चल भाई, अब नोट करो इसको। 120 पूछ रहा है एक बच्चा, 120 का -1/2 होगा, नहीं लिखा क्या? लिख देना बेटा यार। इसमें 120 डिग्री का -1/2 होगा, नहीं लिखा, हाँ मेरी गलती। ठीक है भाई, इसमें 120 डिग्री भी ऐड कर लेना, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो। तो ये हो गया तुम्हारा -1/2 और -1। 120 डिग्री एक बच्चा पूछ रहा था, ठीक है, हो गया। अब वो यही तो कारण है कि वो आधा ही रह गया ना। 120 पे तुमने 2 का 1 कर दिया, क्यों किया? ये 120 डिग्री है, ठीक है, तुम कह रहे हो आधा कर दो, कर दिया, -1/2। जब तुम यहाँ -1/2 वैल्यू रखोगे तो रिजल्टेंट जीरो, जीरो क्या 1 के बराबर ही आएगा ना। भाई मान लो 2 है, -1/2, तो एक तरह से आधा रह गया, तो वो 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तुम वैल्यू भी पुट करोगे उस फॉर्मूले में, जो कि करनी नहीं है तुमको।
इससे हमको ये पता चलता है, कंक्लूजन क्या है कि व्हेन थीटा इंक्रीज म्यू डिक्रीज। आप थीटा बढ़ाओ, म्यू की वैल्यू घटती जाएगी। आप यहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से कब मिलेगी, जब यहां आप एक रखोगे, एक यहां पे वैल्यू जब एक रखोगे ना तो सबसे ज्यादा रिजल्टेंट आएगा, करेक्ट है। यहां तुम -1 रखो, जब तुम -1 रखोगे ना तो उधर सबसे कम वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम थीटा, बस हमें याद रखना ये है, हमें कुछ भी याद नहीं रखना, हमें इसके अलावा कुछ याद ही नहीं रखना, हमें इसके अलावा कुछ याद ही नहीं रखना, कुछ नहीं रखना इसके अलावा। लेकिन एक कंडीशन जो हमें याद रखनी है, और वो क्या है, चाहे ये हो चाहे वो हो, वेक्टर्स मस्ट बी सेम। यानी कि हम ये μ1 μ2 तभी कंपेयर कर पाएंगे जब दोनों तरफ सराउंडिंग एटम क्या हो बेटा, सेम लगे हुए हो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सराउंडिंग एटम्स मस्ट बी सेम। ठीक है भाई, ऐसा कुछ। और ये सब चीजें ऑर्गेनिक में जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक वाले आप डाइपोल मोमेंट को तीनों जगह पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में और फिजिक्स में भी। ठीक है, ऑर्गेनिक वाले भी ऑर्गेनिक में डाइपोल मोमेंट पढ़ाते हैं, आईओसी में भी पढ़ा रहा हूं, और आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली 3 जगह चलता है, नोट करो। अभी आगे बढ़ते हैं। आर्यन चौहान कह रहा है कुछ समझ नहीं आया। एक कह रहा है सुधांशु सर कब आएंगे। तो बेटा जब इधर से मैं जाऊंगा तभी आएंगे ना, दोनों साथ साथ आएंगे, हम तो आ भी जाएंगे। कि एक दिन फिजिकल चला दो, एक दिन इनऑर्गेनिक चला दो, हम तो कर भी लेंगे। तो उस केस में तुम दुखी हो जाओगे कि सर होच पोच हो गया सर, फिजिकल आईओसी एक साथ चल रही है तो दिमाग नहीं चल रहा है। तो कहो तो कर ले ऐसा, हम तो तैयार है। लोड तुम पे आएगा बेटा। चलो लिख लिया, गुड। हाउ टू रिवाइज आईओसी लेक्चर। मेरे ख्याल से ये सवाल ही गलत है। लेक्चर किसी भी सब्जेक्ट का हो, रिवाइज करने का तरीका तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि नोट्स रिवाइज करने होते हैं। आपने जो भी नोट डाउन किए हैं वो नोट्स रिवाइज करो। अगर उस नोट्स में कोई चीज समझ नहीं आती है तो उसी जगह पर जाकर, उसी पर्टिकुलर स्लाइड पे जाके वहां से वीडियो देख लो। यही तरीका होता है बेटा, बेसिक सा तरीका है। चलो एक सवाल करके दिखाओ मुझे। ये सुने हो, ये इसको क्या कहते हैं, इसको इसको क्या कहते हैं, इसको ये क्या होता है, क्या नाम होता है इसका, बेंजीन। क्या नाम होता है इसका, बेंजीन। यही होता है। अरे बोलो, बेंजीन, गुड। ये जो बेंजीन होता है ना, तो यहां साइड में नोट कर लो, ये याद रखने वाली चीज है, ऑर्गेनिक की है ना, इसलिए अभी हमें याद रखनी, बाद में तो हो जाता है। कि जो ये होता है ना, ये बेंजीन होता है, और ये म्यू इज इक्वल टू 0 होता है, बोले तो नॉन पोलर। इस चक्री का म्यू 0 होता है हमेशा, इसका चक्री का क्या होता है, म्यू 0 होता है, नॉन पोलर। यहां इस फॉर्मूले के पास ऐड कर देना भाई कि अगर म्यू 0 है तो नॉन पोलर होता है, और अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है तो पोलर होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, और वो म्यू मतलब रिजल्टेंट की ही बात कर रहे हैं हम, ये रिजल्टेंट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बार बार रिजल्टेंट ना लिखूं। तो बेंजीन के लिए आपको समझना है कि इस चक्री का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये। क्या है ये, नॉन पोलर। तो आप समझते हैं, देखो मान लो मैंने एक सवाल बनाया ऐसा वाला, और इसमें लिख दिया मैंने एक Cl। क्या लिख दिया, Cl। ठीक है,
फिर मैंने ऐसा सवाल बनाया ऐसा वाला, और मैंने इसमें लिख दिया एक Cl और दूसरा Cl। फिर मैंने एक सवाल बनाया ऐसा वाला जिस पे बेंजीन पे मैंने कितने Cl जोड़े, इस बार 4 जोड़े, Cl 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 और एक और जोड़ दिया Cl। ठीक है, एक और ले लो चलो, इस बार मैंने 3 जोड़े, वो ऐसे जोड़े Cl Cl और एक और जोड़ दिया Cl। अब मैं पूछ रहा हूं इसमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। ठीक जाओ, ऑर्थो मेटा पेरा ये सब बातें बड़ी बड़ी हैं, अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आएगी, इसलिए मैं नाम भी नहीं लेता। तो ऑर्गेनिक वाले विड्रोइंग ग्रुप जब पढ़ा देंगे, डोनेटिंग ग्रुप जब पढ़ा देंगे, तो फर्क आ जाएगा चीजों में। तो वो वहीं पे अभी हम विड्रोइंग की ही बात करेंगे। विड्रोइंग का मतलब होता है यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और कार्बन है। अब कार्बन और क्लोरीन का वेक्टर तो तुम भी असाइन कर सकते हो। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है कार्बन क्लोरीन में? तो इसकी ज्यादा होती है, बना दिया। फिर बताओ इसकी ज्यादा होती है क्या? इसकी ज्यादा होती है। फिर बताओ इसकी ज्यादा होती है क्या? इसकी ज्यादा होती है। तो वेक्टर बनाओ, बना रहे हैं सर, ये वेक्टर बनाओ, बना लिया 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 सर। एक तो कुछ नहीं समझ आ रहा है जिसको वो चुप बैठे, तेरे लिखने से समझ नहीं आ जाएगा कुछ भी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो शांति रख। ठीक है, बार बार लिख मत यहां पे, ठीक है ना। और कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है लिखने का और स्पैमिंग करने का, तो उनके साथ भी धोखा कर पैसे ले ले उनसे, और यहां पे मत लिख, वो नहीं चेक कर रहे तेरे को। तो दिमाग लगा थोड़ा कि यहां आया है स्पैमिंग करने और तेरे को पैसे मिलते हैं अगर इस चीज के, तो उनसे पैसे ले ले और यहां स्पैमिंग मत कर। क्योंकि पैसे पैसे से मतलब है एडवांस लिया कर, कह रहा है एडवांस भेजो फिर करूंगा, वो क्रॉस चेक नहीं करते स्पैमिंग को। तो दिमाग लगा थोड़ा, पागल ही रह जाएगा ऐसे तो। पैसे भी ले रहा है, काम भी कर रहा है? चेक थोड़ी कर रहे तेरे को, पैसे ले ले तू, एडवांस लिया कर और यहां स्पैमिंग मत किया कर। पढ़ आराम से अपना, या जो भी तेरे अगर तू बड़ा है, बच्चे बच्चे है, तो उनके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है ना तू, तो पैसे इकट्ठे करे। जरूरी थोड़ी है कि जितने पैसे लिए उतनी सर्विस देगा। बार बार लिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वो एक दो बार चेक करें कि एक दो बार लिख के निकल रहे, कहीं और जाके कर, उसका पैसा एडवांस लेना, ले। अब देखो इसका, देखो ये चक्री तो 0 है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो एक वेक्टर के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? ये चक्री तो 0 है। अब जितना भी इसका आएगा वो वैल्यू एक के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, जरा बताओ। जितना भी ये तो मुझे बताओ इसका म्यू रिजल्टेंट एक के ही बराबर होगा? इसका म्यू रिजल्टेंट जो भी होगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो एक के ही बराबर होगा। ठीक है कि सर एक के बराबर ही है, राखियां इस पे टच हो रही है, तो ये जो है वो बोर्ड पे ऐसे टच हो रही ना, ये धागा टच हो रहा है तो खुद ही चल रहा है। अब यहां देखो, यहां देख लो, इसका देख लिया, बोले देख लिया। यहां पे ये इस तरह के रिजल्टेंट है, बेसिकली ये ऐसा है, ये दो वेक्टर 120 डिग्री पे है कि नहीं है, यहां पर भी म्यू रिजल्टेंट म्यू के ही बराबर होगा। आहा, अभी तो पढ़ाया था। अरे दो वेक्टर 120 पर ही तो है, ये दो वेक्टर 120 पर है, ये भी एक के बराबर होगा। इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो एक के बराबर आएगा। समझ आया कि नहीं आया? ये तो एक दिख ही रहा है, एक के बराबर कर दिया। ये हमारा म्यू है, ये हमारा म्यू है, तो म्यू रिजल्टेंट म्यू हो गया, एक तरह से यूं कह सकते हैं। ये भी 1 के बराबर ही होगा क्योंकि 120 पे 2 1 के बराबर होता है। अभी ये देखो जरा कि 3 वेक्टर 120 पे, 3 वेक्टर 120 पे है, लड़ मरे।
तीन वेक्टर 120 पे हैं। ये तो लड़ मरे। कौन कौन लड़ मरे? 1 2 और 3 लड़ मरे। बचा कौन? ये वाला। ये तो 0 हो गया। अब बचा ही कौन? सिर्फ एक ही बचा ना, म्यू, ये वाला। तीन तो लड़ मरे, 1 2 3 लड़ मरे, लेकिन एक बच गया। 1 2 3 लड़ मरे, एक बच गया। यहां एक, यहां एक, यहां एक, एक, एक। यहां देखो, लड़ मरे, दो लड़ मरे, ये 0 हो गया। इनका तो 0 हो गया, लेकिन बचा कौन सा? ये वाला। तो ये फिर म्यू रिजल्टेंट म्यू के ही बराबर होगा, ये वाला। तो बताओ, अब आपसे पूछा जाए, सवाल ऐसे आता है कि वो सवाल में ऐसे बोलेगा कि इसका डाइपोल मोमेंट अगर 1.5 डी बाई है तो बाकियों का क्या होगा? तो 1.5 डी बाई ही होगा। अगर इसका 1.5 डी बाई है, किसी भी एक के वैल्यू तुमको 1.5 डी बाई दे दे इसमें से, तो ये सब 1.5 डी बाई ही आएंगे, बिकॉज सब एक 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 ही बचेंगे। समझ आया? थर्ड रिपीट, देख, 1 2 3, इसको देख बेटा, 1 2 3, 120 पे 3 हो गए। ग्रीन ग्रीन वाले देख रहा है, ये लड़ मरे आपस में, क्योंकि 120 पे 3 सिमिलर वेक्टर 0 हो जाते हैं। तो बचा तो हमारे पास एक ही, ये एक बचा, ये कोई ये वाला, इसको मान ले, ये एक ही तो बचा हमारे पास। तो ये जो बचेगा वो यही बचेगा। अरे भाई, चार हैं जिसमें से तीन आपस में खत्म हो गए, तो एक ही बचा ना। यहां तीन है जिसमें से दो आपस में खत्म हो गए, तो एक ही बचा ना। तो सब में एक ही बच रहा है, एक ही बच रहा है, एक ही कार्बन क्लोरीन बच रहा है बस। तो फिर सबकी वैल्यू बराबर ही आएगी, है ना। ये 180 पे लड़ मरे दो, तो एक बच गया। 180 पे 0 हो गए, खत्म, एक बचा। 120 पे 3 खत्म, एक बचा। ये दो होते ही एक के बराबर है, क्योंकि 120 पे दो एक के बराबर होते हैं, तो एक ही हुआ। और ये तो एक है ही, ये एक दिख रहा है, ये एक बन गया। यहां एक बचा और वहां भी एक बचा, अरे तो फिर सारे ही बराबर ही हो गए ना भाई यार। ये डाइपोल मोमेंट बराबर। चल, अगला सवाल करो जरा, थोड़ा अगला सवाल करो, करोगे? करो फिर। रुक जाओ। बताओ, देख रहा हूं मैं। एक बात अगर किसी को याद है तो वो आंसर कर देगा, और वो बात क्या है वो देख लो। वेक्टर सेम है, ये तो समझ आ गया सबको कि वेक्टर सेम है। बात क्या है? ये रही बात, थीटा इंक्रीज, म्यू डिक्रीज।
है ना, म्यू रिजल्टेंट और लिख देना, मैं म्यू रिजल्टेंट, ठीक है, आर कई जगह नहीं लिखा होता, रिजल्टेंट ही होता है बेटा वो, है ना। थीटा बढ़ेगा म्यू घटेगा, ये हमको पता है, थीटा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। अब थीटा किन के बीच में, तो दो वेक्टर के बीच में। अब जाहिर सी बात है यार बेटा, यहां पे दो जो वेक्टर हैं वो इनके बीच का एंगल कुछ ऐसा है, ऐसा। यहां पे जो दो वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल कुछ ऐसा है, और यहां पे जो दो वेक्टर हैं वो तो वैसे ही दिख रहे हैं कि जीरो हो गए, तो जीरो तो है ही, पर इन टर्म्स ऑफ यहां से इधर अगर बात करोगे तो म्यू बढ़ रहा है, सॉरी थीटा बढ़ रहा है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, घटेगा। उल्टा चलता है ना। हाँ, वेक्टर सेम होने चाहिए, सेम है ना वेक्टर हमारे पास, कार्बन क्लोरीन के ही वेक्टर है। कोई वैल्यू नहीं रखनी हमें, तुम्हारे वैल्यू रख के क्यों निकाल रहे वैल्यू, वैल्यू रखनी नहीं हमें ना, वैल्यू रखनी नहीं है। हमें हमेशा याद रखना है जो भी वेक्टर्स की टेल होती है ना, टेल, उस वेक्टर्स की टेल टू टेल के बीच में थीटा निकालना है। अब जैसे थोड़ा सा लेवल ज्यादा करूं, इच्छा है तो, अभी तक इनऑर्गेनिक के तो एग्जाम्पल ही नहीं लिए मैंने। इनफैक्ट अगर हम बात करें क्या बोलते हैं एनसीईआरटी की, तो एक ही एग्जाम्पल है NH3 और NF3 समझा रखा उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं समझा रखा। तो जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आपके लिए पड़ता है ना, मैं अभी उस पर हूं कि भाई ठीक है, ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुई लेकिन क्वेश्चन करना जरूरी है, तो ये कुछ कुछ बातें मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं। तैयार हो? ठीक है। देखो, इस रिंग पे दो तरह के ग्रुप जुड़ते हैं, इस रिंग पे दो तरह के ग्रुप जुड़ सकते हैं। जैसे मान लो यहां CH3 वगैरह है, इनको बोलते हैं बेटा, ऐसा सिर्फ CH3 नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये। मतलब ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, और जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है ना, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ रही होगी, तो ये डोनेट करता है। ये क्या करता है बेटा? डोनेट करता है ये। तो कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो डोनेटिंग होते हैं, और जैसे क्लोरीन हो गया, NO2 हो गया, है ना, एटसेट्रा, ये जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो इसीलिए हमने क्लोरीन के वेक्टर को बाहर की तरफ क्यों दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींच रहा है। तो खींच रहा है तो इसका मतलब है अपनी तरफ ले रहा है। तो दो तरह के ग्रुप होते हैं डोनेटिंग, ये अब सिर्फ CH3 नहीं होता है ना, आगे जाके आप पढ़ोगे +I इफेक्ट वाले सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, -I वाले सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ये +I -I आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। सिर्फ मैं तो इतना बता रहा हूं कि इस बेंजीन के ऊपर दो तरह के ग्रुप लग सकते हैं, और वो ग्रुप होते हैं विड्रॉइंग और डोनेटिंग। दो तरह के ग्रुप होते हैं, सॉरी, डोनेटिंग और विड्रॉइंग। एक जो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, तो वेक्टर की दिशा उल्टी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये डेंसिटी अगर इधर बढ़ा रहा है तो हम वेक्टर को उल्टा बनाएंगे। फिर ये जो निकालते हैं रिंग में से, अब निकालते हैं तो हम वेक्टर को उधर बनाएंगे ना बेटा, ऐसे वाला। तो मेनली तो हमारे विड्रॉइंग से काम हो जाता है, लेकिन डोनेटिंग अगर आए तो मैंने जुगाड़ तुम्हें बता दिया, और जुगाड़ ये कहता है कि टेल टू टेल, जो कि इसकी पूंछ है, टेल है ना, इसकी जो वेक्टर की टेल होती है ना, टेल टू टेल मिलाओ और उनके बीच का एंगल निकालो। जैसे मान लो, इसी सवाल में समझा देता हूं, ठीक है, इसी सवाल में समझा देता हूं, इसी सवाल में समझा देता हूं कि ये रहा CH3, देखना बेटा ध्यान से, ये क्या है? CH3, ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया क्लोरीन। बात को समझना, यहां है CH3 और यहां लगा दिया मैंने क्लोरीन। अब देखो, CH3 इधर दे रहा है और ये इधर निकालेगा, CH3 इधर दे रहा है और ये इधर निकालेगा। अब भले ही ये 180 डिग्री पर ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप इनके टेल के बीच में देखोगे ना, तो टेल के बीच में 0 डिग्री एंगल है। टेल के बीच में 0 डिग्री कैसे है कि देखो, ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो यहां थीटा हम कितना मानेंगे? 0 डिग्री मानेंगे कि नहीं मानेंगे? टेल टू टेल मानेंगे, ठीक है, टेल से टेल।
टेल टू टेल जमा दो और उसके बीच का। अब देखो ग्रुप कहां लगे हुए हैं, 180 डिग्री पे, लेकिन वेक्टर क्योंकि अलग अलग हैं, एक दे रहा है और एक ले रहा है। अब आप इस सवाल को और इस सवाल को सेम मत मानना बेटा, ये सेम एक ही कंडीशन में है और इनके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ग्रुप यहां पर भी 180 डिग्री पर लगे हुए हैं और यहां पर भी 180 डिग्री पे लगे हुए हैं। फर्क क्या है, वहां वो ग्रुप निकालने वाला है, नीचे भी निकालने वाला है, तो इसलिए इनके जो टेल और टेल का एंगल बनेगा वो थीटा 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक वेक्टर ऐसे आ रहा है और एक ऊपर जा रहा है, क्योंकि दोनों ही विड्रॉइंग जुड़े हुए हैं। और अगर मैं बोलूं कि एक डोनेटिंग है और दूसरा विड्रॉइंग है, तो ये तो 0 डिग्री एंगल हो गया इनके बीच में, टेल टू टेल 0 डिग्री। अरे बोलो, अरे समझ आ रहा है? ये थोड़ा लेवल हाई हो गया। ये हाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी ना, तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक टर्म तुम्हें ध्यान रखनी है कि ये बेंजीन रिंग है, इस पे कुछ निकालने वाले जुड़ते हैं और कुछ देने वाले जुड़ते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन डोनेटिंग ग्रुप है वो CH3, होने को और भी होते हैं, है ना, और विड्रॉइंग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे काम की बात हम कर रहे हैं। हमें सिर्फ अभी ये सीखना है कि निकालने वाले भी होते हैं और देने वाले भी होते हैं। कोई कुछ भी हो, जिस दिन तुम्हें यह पता चल गया कि कौन डोनेटिंग है और कौन विड्रॉइंग है, उसके बाद तुम्हारे लिए यह सवाल करना वैसे ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज नहीं बदलेगी वो ये है कि भैया पूंछ का थीटा देख लियो, टेल टू टेल एंगल देख लियो, बात खत्म। जैसे इसकी बात बता, ये अब समझना, इस बात को समझना थोड़ा लेवल। मैं जानता हूं कि अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर आप सुन, मेरे को वो सवाल नहीं करवाने, मेरे को सब सिखाना है। मैं वो सवाल ही नहीं करवाऊंगा, ईमानदारी की बात बोल रहा हूं, मैं वो सवाल नहीं करवाऊंगा। लेकिन हां, इतना करके जाऊंगा कि ये ना बोल सको कि बताया नहीं था, क्योंकि अभी अगर क्वेश्चन कराऊंगा ना तो पाप लगेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक अभी तक तुम्हें पढ़ी नहीं है। तो ये देखो, यहां पे मान लो मैंने एक ग्रुप जोड़ दिया, मैंने यहां पे CH3 जोड़ दिया और मैंने यहां पर भी CH3 जोड़ दिया। अब बताओ क्या है? अब बताओ, इजी है, मैं मानता हूं इजी है, पर नियम ये नहीं कहता। ठीक है, नियम ये नहीं कहता। अभी नियम ये कहता है कि यार ठीक है, इस लेवल पे इतना ही ठीक है। हाँ, लेकिन ये सिखा के जा रहा हूं कि वेक्टर से वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ये देखो, इधर आया, बुलाया, अब ये इधर जाएगा ना फिर। अरे भाई, जब दोनों डोनेटिंग हैं तो ये यूं जाएगा और ये यूं जाएगा। अब बताओ क्या होगा? ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो इसको उठा के, इस किसी भी एक को उठा के यहां ले आ। ये तो 180 डिग्री हो गया सर, दिखता नहीं है पर है। ये तो 180 डिग्री हो गया, ये तो 0 हो गया। मैंने क्या कहा था? टेल टू टेल। किसी भी एक वेक्टर को उठा के एक दूसरे की पूंछ से जोड़ेगा तभी तो एंगल आएगा। किसी भी एक को उठा के उसकी पूंछ के लगा ले, डायरेक्शन चेंज मत करना। ऐसा नहीं कि घुमा के लगा लिया, नहीं, घुमा के नहीं लगा सकते। जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रखना है। इसको उठा तो इसको यहां नीचे लगा, या उसको उठा रहा है तो उसके ऊपर लगा, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, रोटेट मत कर देना उसे। तो 180 डिग्री हो गया। अब समझ आई बात? कर लोगे ऐसे सवाल? पक्का? पक्का ना? ठीक है, तो टेल टू टेल वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा। मैं वो सवाल नहीं कराऊंगा जिसमें विड्रॉइंग, डोनेटिंग विड्रॉइंग एक साथ हो या सिर्फ डोनेटिंग वाले हो, नहीं कराऊंगा मैं। ड्रॉपर होता मैं करवा देता, 11th में नीड नहीं है। उसका कारण ये है कि अभी आपने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है। ड्रॉपर्स में हम करवा देते हैं कि ठीक है यार, उनको थोड़ा नॉलेज तो होगा, वो पढ़ के आए हैं ओसी का, तो इसलिए ऐसा अत्याचार नहीं करूंगा। बट इतना समझ आ रहा होगा तुमको कि हाँ ठीक है, चीजें टेल टू टेल कुछ भी लगा हो, हम एंगल निकालेंगे, और एंगल निकलने के बाद ये चीज नहीं बदलेगी कभी। एंगल निकाल लो और ये चीज वैसी रहेगी कि थीटा ज्यादा तो रिजल्टेंट, म्यू रिजल्टेंट कम। भाई आपको एंगल निकालना आ गया, अब आपको एंगल की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, आपको तो देखना है कि किसमें एंगल कम है और किसमें ज्यादा है। हो गई बात खत्म, ये कर लो। कर लोगे? पक्का? नहीं करवा रहा हूं बेटा सवाल। अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने इनऑर्गेनिक साइड में। हो गए ये बहुत सारे वेक्टर फैक्टर सारे करा दिए, ऐसी चीजें जो वेक्टर से देखते हैं हमने कर ली। अब हम थोड़ा सा अलग तरह पे आते हैं कि फॉर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स
म्यू इज ऑलवेज जीरो, यानी कि जीरो बोले तो नॉन पोलर। ये देखो, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट में जो सीखना है ना, वो तो यही सीखना है। हर बार जब भी डाइपोल मोमेंट पढ़ो, ये कंफ्यूजन एक बार के लिए साइड में लिख देना कि दिस इज नॉन पोलर और ये आपका पोलर होता है। ये बच्चा यहीं पे उल्टा समझ लेगा तो फिर तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा। अगर आप इस चीज को ही उल्टा ही समझ लोगे तो बेड़ा गर्क। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट पढ़ने से पहले ये चीज जरूर याद रखना कि पोलर कौन होता है और नॉन पोलर कौन होता है। तो याद रखना बेटा कि जहां जीरो, जीरो वाला नॉन से शुरू होता है ना, नॉन जीरो, याद रहेगा। यहां पे अब बहुत आसान सी चीज है, कंडीशन वही है, वेक्टर्स मस्ट बी सेम, यानी कि जो सराउंडिंग एटम्स हैं मस्ट बी सेम। अब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती है? तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स दो तरह की होती है, विदाउट लोन पेयर और लोन पेयर, विथ लोन पेयर। विथ लोन पेयर में हमारे पास दो कैटेगरी आती है मेनली, कि एक तो आपका AB2L3 जो होता है, जिसको हम लीनियर बोलते हैं, वो एंड AB4L0, ये जो है, सॉरी L2, इसको हम सिमेट्रिकल मानेंगे और इनका म्यू जीरो होगा। कंडीशन सबके लिए सेम है, सराउंडिंग एटम्स मस्ट बी सेम, सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए। और ये जो विदाउट लोन पेयर है ना, विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर में फ्रॉम AB2L0 टू AB7L0 तक। देखो कहां गए वो बेटा? हाँ, कहां कहां कहां, कुछ बात बता रहा था मैं। दर्द कहां है पता है ना? मैंने कहा था ना पीछा नहीं छूटेगा। दर्द कहां है पता है? ये आखिरी टॉपिक है जहां पर ये दर्द चलेगा। तो VSEPR दर्द, फिर से आ गया दर्द। अरे AB4L0 क्या है ये, क्या है क्या है? तो देख, ये तो हो गया लीनियर, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर लीनियर। और इसमें सारे आ गए जो कि मैंने विदाउट लोन पेयर के केस बताए थे ना, 2 3 4 5 6 7, ये सब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं और इन सब का म्यू जीरो होता है और ये सब नॉन पोलर होता है। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें लोन पेयर हो तो देख लो कहीं ये दो तो नहीं है। समझ आया? ठीक है, अगर समझ आ गया तो सवाल करें। लो, मान लो मैंने यहां लिखा हुआ है PCl5। PCl5 में देखते ही पता लग रहा है कि सारे एटम सराउंडिंग सेम है। सारे सराउंडिंग एटम सेम है कि नहीं है, जल्दी बताओ। सारे क्लोरीन है, तो ये क्या हो गया, AB5L0। सीधा लिख दो म्यू इज इक्वल टू जीरो, नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2 से लेकर 7 तक सारे जीरो होते हैं। कंडीशन सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम, तो इसमें सारे सराउंडिंग एटम सेम ही तो है, दिक्कत क्या है? दूसरा, अगर मैं यहां पे लिख दूं SF4, तो ये आएगा तुम्हारा AB4L1। क्या ये लिस्ट में है क्या? पीछे देखो, लोन पेयर वाले तो दो ही केस है, इनमें से वो नहीं है, मतलब वो ये उनमें से नहीं है। अच्छा, कंडीशन ये सारे सराउंडिंग एटम सेम है, सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, इस म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। वन शॉट ओनली कह रहे हैं, सिर्फ वन शॉट सही काम चलाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
कोई कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सिर्फ वन शॉट से काम चलाओ तुम, इससे ज्यादा कर भी नहीं पाओगे। आ जाओ। तीसरा है, क्योंकि इससे ज्यादा लेक्चर कैसे अटेंड करोगे जो वन शॉट के भरोसे हैं, फिर वन शॉट रिवीजन के लिए होता है बेटा। है ना, वन शॉट तो रिवीजन के लिए होता है, याद रखना। पहले पूरा पढ़ो, उसके बाद वन शॉट से हमेशा रिवाइज करो, भिड़ते ही वन शॉट के भरोसे मत जाओ। ले एक लास्ट करा के जा रहा हूं, है ना। अगर मैंने यहां पे लिख दिया, मान ले CCl4 लिख दिया, तो ये भी Ab4l0 है और म्यू इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये नॉन पोलर होगा। लेकिन मैंने यहां पे चौथा एग्जांपल ऐसा लिख दिया कि CHCl3, अब है तो ये Ab4l0, बट ऑल सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम। तो इसका मतलब है कि इस केस में सिमेट्रिकल वेक्टर नहीं है, पीछे मैंने बना के भी दिखाया था। तो यहां पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा और ये पोलर होगा। ठीक है, याद रखना। अब एक MDJ देके जा रहा हूं, कहीं साइड में लिख देना कि जब दो स्पीसीज हम कंपेयर करें और म्यू इज इक्वल टू 0 हो और म्यू इज इक्वल टू 0 हो, तो क्या हम बीच में बराबर लगा सकते हैं? दो स्पीसीज अगर 0 0 है तो क्या हम बीच में बराबर लगा सकते हैं? यस। कहीं पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो और म्यू इज इक्वल टू 0 हो, तो बीच में क्या लगाएंगे? तो आंसर है इसको ज्यादा लगाएंगे। यस, क्योंकि ये 0 है, ये नॉन 0 है, तो नॉन 0 वैल्यू को हम ज्यादा मानेंगे डाइपोल मोमेंट के केस में। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि कहीं पे दो स्पीसीज ऐसे कंपेयर हो गई कि दोनों का ही म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या सर हम इनके बीच में बराबर लगा देंगे? नो, क्योंकि नॉन 0 वैल्यू बराबर नहीं होगी। नॉन 0 वैल्यू तो किस भी हो सकती है, एक हो सकती है, ये दो हो सकता है, याद है? अरे भाई, तक 0 0 है तो हम इक्वल कर देंगे दोनों स्पीसीज को, डाइपोल मोमेंट को। एक नॉन 0 है, एक 0 है, तो हम नॉन 0 वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा कर देंगे। ये MDJ है। और अगर दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है, तब हम बीच में बराबर नहीं लगा सकते। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ये बराबर नहीं कर सकते, ये गलत है। इसको आप बराबर कैसे बता दोगे, मुझे बताओ ना। यहां की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नॉट, अरे भाई नॉन 0 है, मैं मान जा, नॉट इक्वल टू 0 है, तो कुछ भी हो सकती है। अब मान लो ये 3 है, वो 5 है, तो वो ज्यादा होगा। ये 5 है, वो 3 है, तो ये ज्यादा होगा। तो इसीलिए कभी इस केस में, क्योंकि बच्चों की आदत हो जाती है 0 0 बराबर, तो नॉन 0 भी बराबर। नहीं नहीं, नॉन 0 तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर ये बात, यस, अगर ये बात समझ आ गई है तो आपको कुछ सवाल करके लाने हैं, और वो सवाल आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, ये लो। नंबरिंग पे ध्यान मत देना, क्योंकि नंबरिंग थोड़ी अलग हो सकती है, ठीक है। आप सिर्फ इसको होमवर्क कर लेना। जो मैंने सिखाया है अभी लास्ट स्लाइड पे, जो कुछ मैंने सिखाया है ना, यहीं से मैं कल क्लास शुरू करूंगा। लेकिन आप कोशिश करना इनके बीच का कौन ज्यादा कौन कम ढूंढने का। कैसे निकालोगे? अभी जो सिखाया है ये वाला, यहां से हमारे को काम चालू करना है। देख लेना कौन सी स्ट्रक्चर है, और अगर दोनों नॉन 0 है तो बराबर, सॉरी दोनों 0 है तो बराबर कर देना, नहीं है तो एक कम एक ज्यादा कर देना। और तीसरे वाला कोई भी केस इसमें फिलहाल नहीं है, तो तीसरे वाला केस आपको पता नहीं चलेगा ना, तो वो तो वेक्टर से डिसाइड होता है। तो आप इसमें कोशिश कर लेना, ये होमवर्क आपका हो जाएगा। और कल हम आयनिक बॉन्ड मेनली स्टार्ट करेंगे, डाइपोल मोमेंट की 2-4 स्लाइड बच रही है वो, और कल आयनिक बॉन्ड को खत्म करके फटाफट फटाफट चीजों को आगे भी बढ़ाएंगे, और कोशिश रहेगी रविवार तक हम पूरा समेट देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।